नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिक्र बिहार की है, इसीलिए आज ये शो हम लोग स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं आपके सामने, क्योंकि कल न जाने बिहार में क्या होने वाला है। ये वो कहते हैं जो ये चैनल नहीं देखते हैं। जो ये चैनल देखते हैं, ये शो देखते हैं, उनको अब से 1 घंटे के अंदर पता लग जाएगा कि कल बिहार में क्या कुछ होने वाला है। बड़ी बड़ी बैठकें हैं, बीजेपी की बैठक, जेडीयू की बैठक, आरजेडी की बैठक, कांग्रेस की बैठक, और फिर बहुत कुछ और होने वाला है। यह हम सभी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन स्पेशल एडिशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर रॉकेट साइंस नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या होने वाला है। वहीं पर हमारा रोल आता है। 15 घंटे बाद नीतीश देंगे इस्तीफा। बिहार में कल के दिन बड़ा खेला होने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। दूसरी खबर, नीतीश इस्तीफा देंगे तो लालू कौन सा दांव चलेंगे? गेम लालू खेलेंगे या नीतीश खेलेंगे? आरजेडी का प्लान 16 भी तैयार है। तीसरी खबर, नीतीश के आगे कुआं पीछे खाई, क्या राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है? चौथी खबर, इंडिया गुट में टूट का ऑपरेशन नीतीश क्या है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे फायदा मिलने वाला है? पांचवी खबर, बिहार के बाद यूपी में क्यों शुरू हुई प्रेशर पॉलिटिक्स, अखिलेश और कांग्रेस में सीट पर कैसे ठनी? इन सभी खबरों के साथ हमारे साथ दिल्ली से लेकर पटना तक सुबह से कवरेज करने वाले हमारे सहयोगी भी रहेंगे। बिहार सियासत पर वो इस वक्त की एक्सक्लूसिव न्यूज आपको देंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है हमारे सामने है, ब्रेकिंग न्यूज। नीतीश कुमार के एक मंत्री ने TV9 को दी बड़ी खबर। ब्रेक करिए। नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने जाएंगे। नीतीश से मिलकर निकले सीनियर मंत्री ने दी जानकारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने जाएंगे, यह बड़ी खबर आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। नीतीश ने न इस्तीफा दिया, ना ही किसी ने समर्थन वापस लिया। सम्राट चौधरी ने कहा, दिखने से राजनीति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा। बिहार की स्थिति जानने के बाद फैसला, सम्राट चौधरी ने कहा। ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है। तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अलग अलग तो सब दिख रहे हैं। दिखने से राजनीति नहीं होता है। राजनीति का बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है। ये जानेंगे तब तो कोई डिसीजन। सम्राट चौधरी के बयान से सस्पेंस बढ़ गया है, लेकिन अभी के हिसाब से नीतीश कुमार से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए। पहली बड़ी खबर क्या है? कल सीएम पद से देंगे इस्तीफा, यह खबर आ रही है। फिर दूसरी खबर है, कल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तीसरी खबर है, कल ही सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। चौथी खबर है, एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर शपथ। पांचवी, बीजेपी के समर्थन से सरकार बना सकते हैं। बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। कल कई मंत्रियों की शपथ भी संभव है। रविवार को खुलेगा कैबिनेट सचिवालय, रविवार को खुलेगा राजभवन सचिवालय। शपथ कराने के लिए प्रशासन तैयार है। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। लेकिन सारा खेल नंबर का, इसीलिए आपको बिहार का नंबर गेम समझना बहुत जरूरी है। और इस नंबर गेम में नीतीश कुमार और बीजेपी कैसे आसानी से सरकार बना लेगी, यह भी सोचिए। बिहार में बीजेपी का गेम, नई सरकार का समीकरण, बीजेपी 78, जेडीयू 45, एचएम 4, अदर्स 1, कुल 128, बहुमत से 6 ज्यादा। अब फिर से नीतीश कुमार सीएम, रेणु देवी डिप्टी सीएम यहां पर, और एक और डिप्टी सीएम हो सकता है, ऐसी खबरें भी हैं। अब आपको नीतीश कुमार के बारे में एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। देश के इतिहास में शायद ही कोई मुख्यमंत्री रहा हो जिसे अब तक 8 बार शपथ ग्रहण का मौका मिला। नीतीश कुमार इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं। 2000 में एनडीए को बहुमत ना होने के बावजूद नीतीश कुमार पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। 2005 में एनडीए के साथ, 2010 में एनडीए के साथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2014 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जितन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया 2015। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन हुआ और फिर बना बिहार में महागठबंधन। नीतीश कुमार
सिर्फ 9 महीने के लिए सीएम बने। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई। नीतीश 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल में नीतीश का महागठबंधन से मोह भंग हो गया। 2017 में नीतीश एनडीए के साथ आ गए और सीएम बने। 2020 के राज्य चुनाव में जीत के बाद भी नीतीश एनडीए के सीएम बने। 2022 में नीतीश ने एनडीए छोड़ महागठबंधन का दामन थामा और 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। 2024 सवाल यह है कि क्या रविवार को नीतीश कुमार 9वीं बार एनडीए के साथ जाकर फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? पंकज झा इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि आरजेडी को कवर करते हुए हैं सुबह से। हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रूपेश, बिहार में एक एक डेवलपमेंट पर उनकी नज़र है। मेरे साथ अमोद जी हैं। अमोद जी, दिल्ली में क्या पक रहा है और दिल्ली में क्या ऐसा पका है जो वहाँ खिलाया गया है, ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले रूपेश मुझे एक बात बताइए, कल जेडीयू की बैठक हो रही है। आज की बैठक जो थी वो पोस्टपोन क्यों हो गई? मेरे मन में सवाल आ रहा है। कल कांग्रेस की एक और बैठक होने वाली है, कल बीजेपी की एक और बैठक में आज ऐसा क्या हुआ या नहीं हुआ जो कल की बैठक में होगा? आरजेडी की आज जो बैठक हुई है उसके बाद ऐसा क्या है जो कल हो सकता है? जरा एक पूरा कंबाइंड वेरी क्विकली संक्षेप में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, तमाम जवाब भी बहुत दिलचस्प होंगे, लेकिन एक सवाल भी आपका बहुत दिलचस्प था कि दिल्ली में ऐसा क्या पका है जो पटना में खिलाया जाएगा। तो दिल्ली में ही पका है निशान जी, वाकई दिल्ली में ही पका है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री दिल्ली जाते हैं, बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री से वहां उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद ही पटना में सियासी हलचल तेज होता है। आज जेडीयू की बैठक थी, वो टाल दी गई। आरजेडी की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन वहाँ पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने अपने पत्ते खोलने से मना कर दिया और तमाम विधायकों को, तमाम उनके जो एमएलसीज हैं उनको मना कर दिया कि कोई बयानबाजी नहीं करनी है। बीजेपी में बैठक हुई, वहाँ भी ये मनाही कर दी गई, ताकीद वो दिल्ली से आई थी कि कोई बयानबाजी अभी अपने पत्ते नहीं खोलने हैं। लिहाजा चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर जनक राम हो, सब ये कह रहे हैं कि अभी क्या समर्थन वापसी हो गई है, क्या किसी ने ये कह दिया है कि हम सरकार गिरा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कल का दिन बहुत अहम होगा बिहार की सियासत के लिए। कल सुपर संडे होगा और कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास और उसके बाद देखिए, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। बिहार की सियासत के लिए कल सुपर संडे है, लेकिन किसके लिए कल सुपर्ब संडे बनने वाला है, इस पर हमारी नजर है। आप रूपेश मेरे साथ बने रहिए। नीतीश कुमार, यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कल पलटी मार देंगे, वो करीब 9वीं बार ऐसा करेंगे। ये जानकारी थोड़ी देर में देंगे, लेकिन वही नीतीश हैं जो आरजेडी के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी को दिन रात कोसते नजर आते थे। आज वही नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए आज आपको उनके 2 पुराने बयान सुनाते हैं। 1 जनवरी 2023 का, जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे तब बीजेपी को कोसा था। दूसरा साल 2014 का, तब भी वो गठबंधन का हिस्सा थे और बीजेपी को कोस रहे। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। तो एक बात कंफर्म है, ये दोनों बयान सुनने के बाद जब नीतीश ज्यादा बोलते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते हैं, तब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो चुप होते हैं तो खेला होता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एक और खेला की। पटना के कई इलाकों में मांझी के पोस्टर में लिखा, बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है।
जितिन राम मांझी ने 2 मंत्री पद की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा जिन्होंने खबर दी है। पंकज जी, इस पोस्टर को लगने से पहले उनके प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण के मुताबिक मांझी ने कहा था कि पार्टी एनडीए के साथ ही रहेगी। अब साथ तो रहेंगे लेकिन मलाई के साथ रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल निशांत, और साथ रहेंगे तो उसकी कीमत भी चाहिए। और आप जानते हैं कि आरजेडी की तरफ से भी डिप्टी सीएम बनने का न्योता मिला था। 4 विधायकों वाली पार्टी आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वो जिधर भी जाएंगे पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि वो बार बार कह चुके हैं और कहते भी रहे हैं कि वो मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। लेकिन अभी एक उनके पास मंत्री है। अब उन्होंने जाके कहा है कि उनको 2 मंत्री पद चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर कितना महत्व है वो उनका। क्योंकि 122 का मैजिक फिगर के लिए आरजेडी के लिए उतने महत्वपूर्ण है जितने वो एनडीए के लिए। और इसीलिए आज जब सम्राट चौधरी उनके पास गए थे और बीजेपी के जिन नेताओं ने उनसे बात की है, उन तक जीतन राम मांझी ने अपनी शर्त सामने रख दी है कि अब एक से काम नहीं चलेगा, उनको 2 मंत्री पद चाहिए। पंकज जी, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आप सुबह से आरजेडी कवर कर रहे हैं। अमोद जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर, आरजेडी की बैठक में बोले तेजस्वी यादव, बिहार में खेल अभी बाकी है। मीसा भारती ने कहा अभी किसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। सीधे में चलूंगा इस खबर के लिए। पहले तो पंकज जी, जिन्होंने सुबह से आरजेडी को बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया, कवर किया, वहीं पर मौजूद थे। पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, पहले खबर थी, एक तो खेल अभी बाकी है, इसका मतलब क्या स्पीकर का रोल आने वाला है? नंबर 1, क्या वहां तक बात पहुंचने वाली है? नंबर 1। नंबर 2, एक इंफॉर्मेशन आ रही थी, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ये थी पहले कि तेजस्वी यादव शाम 7 बजे के बाद राजभवन जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार वो राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की मांग कर सकते हैं। क्या वो ये काम कल करने वाले हैं? और जो स्पीकर का रोल है, खेल अभी क्या बाकी है, बताइए जरा। देखिए, पहले इस तरह की जानकारी आ रही थी, उनकी पार्टी के कुछ नेता ऐसा चाहते भी थे कि सामने से विधायकों की परेड कराई जाए, जो तेजस्वी यादव का घर है वहां से राजभवन तक। लेकिन तब ये हो जाता कि तेजस्वी यादव खुद ही गठबंधन से अलग हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार बहुत परिपक्व की तरह नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। अंदर में जो बैठक हुई उसमें जो उन्होंने कहा कि गठबंधन का धर्म निभाया उन्होंने, और अब जनता ही मालिक, हम जनता के सामने जाना चाहते हैं। वो कहीं से ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं बिहार की जनता को कि वो गठबंधन को तोड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसका कसूरवार नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार पर ही जिम्मेदारी ठहरे। उन्होंने तो हर धर्म निभाया, बिहार के लिए विकास किया, गरीबों की बात की, बेरोजगारों की बात की, नौकरी दिलवाए। तो बहुत मजे हुए राजनेता की तरह आज का कंडक्ट रहा तेजस्वी यादव का। जो विधायकों की बैठक हुई, देखिए उनके किसी भी विधायक ने अपनी रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले मुझे एक बात बताइए, हम ये बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं कि लालू जी अभी बाहर हैं। लालू जी, उनके ऊपर ही सब कुछ है। और लालू जी पहले जब कुछ भी घटनाक्रम हो रहा था तब वो बाहर नहीं थे, लेकिन अब वो बाहर हैं। तो ये जो तेजस्वी का कंडक्ट है, इसके पीछे लालू जी का इन्फ्लुएंस है क्या? उनकी गाइडेंस है, उनकी हैंड होल्डिंग है? देखिए, इसमें तेजस्वी का अपना भी है। देखिए, उन्होंने सुधाकर सिंह जो मंत्री थे, जिनको हटाया गया, बर्खास्त किया गया, जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया, या फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, सारी बातें आज्ञाकारी बालक की तरह तेजस्वी ने नीतीश कुमार की मानी। सब कुछ किया गठबंधन धर्म निभाने के लिए। मैसेज बिहार की जनता को तेजस्वी यादव दे रहे हैं और देना चाहते हैं। इस बार मुझे लगता है लालू यादव कंट्रोलिंग में नहीं, तेजस्वी यादव कंट्रोलिंग में है। क्योंकि लालू यादव का जो राजनीतिक रुख रहा है, बहुत एग्रेसिव तरह के पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन आप देखिए कि तेजस्वी की अगुवाई में जिस तरीके से आज विधायकों की बैठक हुई और बाहर निकल के नेताओं ने जिस तरह से संभल कर बयान दिया है, वो बदलती हुई और बदली हुई आरजेडी है। ठीक है, हमारे मन में एक सवाल है और वो अमोद जी हमें बेहतर बता सकते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है, या बीजेपी की सारी जो स्ट्रैटेजी है या चेस बोर्ड पे जितने भी उनको दांव चलने थे उन्होंने चल दिए हैं। अब गेंद उस पाले में, क्या हो क्या रहा है? लेकिन उससे पहले आज पंकज झा दिन भर आरजेडी को कवर कर रहे थे। उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा और ये जो डेवलपमेंट है ये आगे कैसे एक बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं, ये देखते हैं। पटना में बड़े सियासी घटनाक्रम के बीच आरजेडी खेमे से 3 बड़ी खबरें आईं।
सुबह सूत्रों ने बताया कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव का दावा है कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। थोड़ी देर बाद दूसरी बड़ी खबर आई कि लालू यादव जेडीयू के कुछ विधायकों के संपर्क में हैं। तीसरी खबर दोपहर में आई। आरजेडी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा, अभी खेला होना बाकी है। इन तीन खबरों से बिहार की सियासत को लेकर नई अटकलें लगने लगी। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की हर सियासी चाल पर नज़र बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि गठबंधन तोड़ने या फिर सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, लिहाजा वो हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहते हैं। इन बड़ी खबरों के बीच दोपहर बाद करीब 1:30 बजे पटना में आरजेडी विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के विधायक और बड़े नेता मौजूद थे। बैठक बहुत सकारात्मक हुई। अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई। हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। ये आरजेडी का सिग्नल था कि अब लालू यादव मोर्चे पर हैं और नीतीश की सियासी चालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विधायक दल की बैठक से तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। तेजस्वी ने कहा, जनता ही मालिक है। सूबे में चाहे जो भी सियासी समीकरण बने, लेकिन हमें जनता के बीच जाना है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार द्वारा दी गई सरकारी नौकरियों का क्रेडिट भी लिया। उन्होंने कहा, आरजेडी की कोशिश से ही सरकारी नौकरी मिली और लोगों को रोजगार मिला। आरजेडी एक्टिव हुई तो जेडीयू के नेताओं ने भी लालू यादव परिवार पर सीधे हमले शुरू कर दिए। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। ये तल्खी दोनों तरफ से है। इस बयान के आने से कई घंटे पहले आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों ने अपनी सरकारी गाड़ी लौटा दी और आरजेडी की तरफ से बहुमत का दावा किया गया है। सवाल यह है कि बहुमत का जुगाड़ कैसे होगा। तो पहले यह समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के अलग होने पर महागठबंधन में शामिल दलों के विधायकों की संख्या क्या है। 243 विधायकों वाली विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, उसके 79 विधायक हैं। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 19 जबकि लेफ्ट पार्टियों के पास 16 विधायक हैं। एक विधायक एआईएमआईएम का भी है जो जरूरत पड़ने पर साथ आ सकता है। इस तरह आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएमआईएम के विधायकों का नंबर जोड़ें तो 115 हो जाता है। बिहार विधानसभा की मौजूदा संख्या के हिसाब से बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है, यानी महागठबंधन के पास अभी 7 विधायक कम है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर महागठबंधन के पास 122 का मैजिक नंबर नहीं है तो फिर लालू यादव ने किस आधार पर बहुमत का दावा किया और तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक में क्यों कहा अभी खेला होना बाकी है। आरजेडी के इस दावे को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश कुमार ने सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बताई है। आरजेडी की तरफ से जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया। जितिन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। अगर मांझी साथ आते हैं तो महागठबंधन की संख्या 119 हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी महागठबंधन को 3 सीटों की और जरूरत होगी। सूत्र बताते हैं कि स्थिति में के लिए लालू यादव ने प्लान बी तैयार कर लिया। लालू यादव जेडीयू विधायकों के संपर्क में हैं। इसके लिए जेडीयू के करीब 12 विधायकों से इस्तीफा दिलाने की योजना पर काम चल रहा है। ऐसा करने से विधानसभा में सीटों की संख्या 231 रह जाएगी, तब बहुमत के लिए आंकड़ा घटकर 116 हो जाएगा। ऐसे में लालू यादव मांझी या एक निर्दलीय विधायक की मदद से सरकार बनाने के करीब पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने इस्तीफा देने वाले जेडीयू विधायकों को लोकसभा का टिकट देने का ऑफर किया। आपको बताते हैं कि बिहार की मौजूदा सियासी हालत के बाद क्या क्या अहम समीकरण उभर कर सामने आए। पहला समीकरण तो यह है कि बीजेपी ने समर्थन से नीतीश की नई सरकार। फिर दूसरा, एक खबर यह भी आ रही है कि लालू यादव जेडीयू विधायकों को तोड़ सकते हैं। तीसरा समीकरण यह है कि जेडीयू में आरजेडी की सेंधमारी के बीच अगर जेडीयू विधायक टूटे तो नीतीश बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। चौथा समीकरण बेहद अहम है कि नीतीश की सरकार गिरी तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई। नीतीश के हर दांव
हर चाल पर राजनीतिक पंडितों के साथ न सिर्फ एनडीए की नजर है बल्कि इंडिया अलायंस भी बेहद शिद्दत से इंतजार कर रहा है कि आखिर वो कौन सा कदम उठाने वाले हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग जरूर की है। नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जेडीयू के बड़े नेताओं को बुलाया और बिहार के सियासी घटनाक्रम पर बातचीत की। नीतीश के घर बैठक में संजय झा, विजय चौधरी, लल्लन सिंह, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और सुनील कुमार नजर आए। कल नीतीश ने जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। अगले 2 से 3 दिनों के लिए पार्टी के कार्यक्रमों को टाल दिया गया है और आरजेडी कोटे के मंत्रियों की फाइलें भी उनके आदेश पर रोक दी गई हैं। राजनीति इसी को कहते हैं। कल तक केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बताते थे, कहते थे कि वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आज वही अश्विनी चौबे नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने वाली आरती कर रहे हैं। नीतीश कुमार बक्सर के ब्रह्मपुर में दूसरे चरण के विकास कार्यों का शिलान्यास करने श्री बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम पहुंचे थे। यहाँ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ या कहीं बीजेपी के साथ एक दूसरे में आस्था वाली नजदीकियां कुछ इस तरह से बयां हुई। लेकिन देखिए, जिन विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को करना था। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए इस इनविटेशन में साफ लिखा है अध्यक्षता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। अश्विनी चौबे का नाम इस इनविटेशन में नीचे लिखा है, जिन्हें अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन इस कार्ड पर तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं दिखाई दी। तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। चलिए अब वापस घूमकर अश्विनी कुमार चौबे पर आते हैं। श्री बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम में आरती के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन राम का नाम लेकर इशारों में सरकार बनाने को लेकर बहुत कुछ कह दिया। जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। वो यह राम जो है रुचि रखा, राम की कृपा से, राम की कृपा से सब काम हो रहा है। एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है और सियासी पंडित मानते हैं कि नीतीश कुमार और अश्विनी चौबे के साथ में पूजा सरकार बनाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने जैसी है। अश्विनी चौबे का आपने बयान सुना, हुई सोई जो राम रची राखा। और यही हमारी अगली बड़ी खबर भी है। बीजेपी का अपने नेताओं को सख्त निर्देश। बिहार बीजेपी नेताओं को बयान देने से मना किया। स्थानीय प्रवक्ता नपे तुले बयान दे, बीजेपी ने कहा। सीधे चलिए अमोद जी के पास। अमोद जी, एक और बड़ी खबर आ रही है। उससे पहले आज होने वाली जेडीयू विधायक दल की बैठक टली है। कल सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। कल पटना में सुबह 10 बजे बीजेपी के सांसदों और विधायकों की भी बैठक है। सीधे चलिए अमोद जी के पास। अमोद जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, बीजेपी ने कहा है अपने नेताओं को नपे तुले बयान देने का। मुझे एक बात बताइए, 16 जनवरी, अगर मैं गलत नहीं हूं, नीतीश के पेट में विषैला दांत, अश्विनी चौबे, ये वही है ना अश्विनी चौबे, नीतीश के लालू के घर पर दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल होने पर कहा नीतीश लालू का आशीर्वाद लेना चाहते हैं क्योंकि वे लालू के बल पर ही सरकार चला रहे हैं। लालू भी जानते हैं कि उनके पेट में विषैला दांत है। और आज 16 जनवरी के बाद 27 जनवरी को हुई सो जो राम रची राखा। ये बताइए, ये 11 दिनों में हुआ क्या? देखिए, 11 दिनों में जो हुआ है इसकी रचना, व्यूह रचना काफ़ी पहले से चली आ रही थी निशांत। और ये कोई नई बात नहीं है। बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार आए हैं तो जिस तरह से राजनीतिक पलटीबाजी वहाँ पे हो रही है, तो ये इसका अंदेशा काफ़ी पहले से लग रहा था कि चुनाव, लोकसभा चुनाव नज़दीक आते आते कुछ घटनाएं घट सकती हैं। और इसकी पटकथा दिल्ली में ही लिखी गई और इसमें कुछ बड़े अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ बड़े अधिकारी जो केंद्र सरकार में पदस्थापित हैं, बिहार काडर के हैं, वैसे लोग, कुछ संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग,
कुछ इसमें नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ये तमाम संपर्क में थे बीजेपी के आला नेताओं से, बड़े नेताओं से, और यूं कहे कि टॉप के 2 नेताओं से संपर्क में थे और वो लगातार इस बात की फीडबैक दे रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में राजद और जेडीयू में क्या हो रहा है, और उसके आधार पर यहाँ पे एक व्यूह की रचना हो रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने इस बात की भनक कानों कान किसी को लगने नहीं दी, और आज जो अभी हो रहा है वो भी एक पैटर्न। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए अमोद जी, एक चीज बताइए, ये जो स्टेटमेंट आया है, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा अमोद जी, ये जो स्टेटमेंट आया कि नपे तुले बयान दें, ये स्टेटमेंट आया है जब सांसद बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने कहा कि नीतीश जो हैं वो पद के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर उनका ये स्टेटमेंट आया है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के अंदर भी अभी भी नीतीश को लेकर यूनानिमिटी नहीं दिखाई दे रही है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है, और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से, यूं कहें कि 3 दिनों से जो कवायद चल रही है बीजेपी की, पहले अमित शाह के घर पे बैठक होती है जहां पे जेपी नड्डा और बिहार के तमाम नेता जो सो कॉल्ड महत्वपूर्ण नेता है बिहार के, वो सारे मौजूद रहते हैं। वहां जो बातें होती हैं एक तरह से समझाने की बातें होती हैं, उसमें एक माहौल बनाने की कोशिश होती है कि बिहार में बीजेपी और नीतीश का एक साथ जाना क्यों आवश्यक है। उसके बाद इन नेताओं को पटना भेजा जाता है, पटना में विधायक, वहाँ के पदाधिकारी और महत्वपूर्ण नेताओं की आज बैठक होती है, उसमें भी यही बताया जाता है कि क्यों जरूरी है नीतीश कुमार के साथ बिहार में जाना। और कल जो बैठक होनी है जिसमें जिला अध्यक्ष स्तर के नेता भी उसमें शामिल होंगे, सांसद भी रहेंगे, पदाधिकारी भी रहेंगे, उसमें भी यही कवायद की जा रही है। चूंकि बिहार में जो ग्रास रूट लेवल का बीजेपी नेता है वो अपने आप को खुद कन्विंस नहीं कर पाया है अभी तक कि वो नीतीश कुमार जो जिनको लेकर कल उल्टी पुल्टी बातें कर रहा था, आज कैसे उनके साथ सरकार में एक साथ बैठेगा। तो उसके लिए कंड्यूसिव माहौल बनाने की कोशिश अब मैं एक लास्ट रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा, लास्ट रिएक्शन रूपेश से लेना चाहूंगा। रूपेश जी, एक बात बताइए, ग्रह नक्षत्र राजनीति के क्या कह रहे हैं? कल शपथ ग्रहण का सही मुहूर्त है? मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, बिल्कुल, और जो तमाम तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियां इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कल शुभ मुहूर्त है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो कहा, लालू यादव ने कहा कि इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए सरकार गिरा देना, और तेजस्वी यादव ने कहा कि खेल अभी बाकी है। वो खेल पिछली बार जब 2017 में जब सरकार गिरी थी तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जहां मैं खड़ा हूं राजभवन पे, 3 बजे सुबह तक यहां धरना प्रदर्शन, राजभवन मार्च, तमाम चीज़ें हुई थी। उस वक्त भी आंकड़ा उनके पास नहीं था। इस बार भी लालू प्रसाद यादव के पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन खेल जरूर होगा। इंतजार सिर्फ इस बात का कि पहल कौन करेगा। अगर पहल नीतीश कुमार करते हैं, वो पहले इस्तीफा देते हैं, समर्थन का पत्र सौंपते हैं, तो बड़ी पार्टी 79 विधायकों वाली पार्टी होने के नाते तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिलने का समय मांगेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करने और उन्हें बुलाने का दावा भी पेश करेंगे कि आप मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाइए। कम से कम इतनी बात जरूर हो सकती है, और ताकि फ्लोर टेस्ट तक अगर बात जाए तो वहाँ अपनी बात कही जा सके, जो जीतन राम मांझी ने किया था। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कल जो इस मुहूर्त की आप बात कर रहे हैं, सियासत जो संकेत दे रही है, और पिछले लगभग 1 सप्ताह से जो कुछ रचना रची गई है, उस रचना का पटाक्षेप कल होने वाला है। और कल राजेंद्र मंडपम में जिस तरीके से सचिवालय खुला हुआ है, राजभवन खुला हुआ है, कल राजेंद्र मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। इस जानकारी के लिए शुक्रिया आप तीनों का। ऑपरेशन नीतीश, वो 4 चेहरे जो अभी आपने, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अभी जो जानकारी अमोद ने दी, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं। क्या आप इन 4 चेहरों को पहचानते हैं? पहले हैं हरिवंश, नेता जेडीयू। दूसरे हैं संजय झा, नेता जेडीयू। तीसरे हैं अशोक चौधरी, नेता जेडीयू। और चौथे विजय चौधरी, ये भी नेता जेडीयू। अब आपके मन में सवाल होगा कि जिस वक्त बिहार में सियासी पारा हाई है, तब हम नीतीश की पार्टी जेडीयू के इन 4 चेहरों को क्यों दिखा रहे हैं? जानकारी के मुताबिक पटना में आज जो सियासी समीकरण बदले हैं,
उसके पीछे इन नेताओं का बड़ा रोल है। यही वो किरदार हैं जो जेडीयू और बीजेपी के बीच सेतु की तरह काम करते रहे। बिहार का ये खेल एक दिन में नहीं हुआ। ऐसी खबरें हैं कि इसकी स्क्रिप्ट पिछले कई महीनों से लिखी जा रही थी, जो अब जाकर परवान चढ़ा है। आपने इन चेहरों को तो जान लिया, अब आप ये भी समझ लीजिए किसने क्या भूमिका निभाई। सूत्रों के मुताबिक हरिवंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच के सूत्रधार बने। दोनों के बीच संदेशों का आदान प्रदान उन्हीं के जरिए हुआ। राज्यसभा के उप सभापति होने के नाते उनका प्रधानमंत्री से सीधा कनेक्ट था। दिल्ली में मोर्चा संभालने वाले दूसरे नेता संजय झा थे, जिनको जेडीयू में बीजेपी का आदमी माना जाता है। जेडीयू से पहले संजय झा बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में तैयारी चल रही थी, तो दूसरे तरफ पटना में भी नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग करने के लिए लगातार कोशिशें जारी थी। यहां सीन में आए नीतीश कुमार के करीबी और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री विजय चौधरी। सूत्रों के मुताबिक अशोक चौधरी और विजय चौधरी दोनों को इस काम में लगाया गया कि कुछ भी हो लेकिन नीतीश का मन ना बदले। कहा जा रहा है कि दोनों नीतीश से लगातार मिलते रहे और बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए उनको तैयार करते रहे। इन तैयारियों के बीच पिछले 5 महीनों में 2 बार हरिवंश पटना गए और इस दौरान नीतीश कुमार से उनकी लंबी बैठक हुई। सब कुछ खामोशी से होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। एक तरफ दिल्ली से पटना तक प्लान एक्टिव था, तो दूसरी तरफ नीतीश इंडिया गठबंधन को एकजुट कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार को जब यह लगने लगा कि विपक्षी अलायंस में उनको उचित स्थान नहीं मिल रहा है, तब उनकी नाराजगी धीरे धीरे सामने आने लगी। यह सब चल ही रहा था कि जेडीयू के अंदर एक और खलबली मची। आरोप लगे कि जेडीयू सांसद लल्लन सिंह लालू यादव के संपर्क में थे और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जेडीयू विधायकों को तोड़ने की तैयारी थी। इन्हीं खबरों के बीच पिछले महीने लल्लन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से हाथ मिलाने के समर्थक इस खेमे को यही सही मौका लगा, क्योंकि लल्लन सिंह के हटने से यह ग्रुप जेडीयू में ताकतवर हो चुका था। इस खेमे के लिए नीतीश कुमार को मनाना आसान हो गया, जिसकी वजह से बिहार का पूरा सियासी सीन अचानक बदल गया। इंडिया गठबंधन का सूत्रधार ही पलट गया और सब देखते रह गए। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो संवैधानिक और बड़े सरकारी पदों पर बैठे हैं, जिनका भी अमोद जी ने जिक्र किया, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष इनके बारे में नहीं बता सकता। बिहार में सभी दलों के अपने अपने दांव। इसमें जितिन राम मांझी की 4 विधायकों वाली HM पार्टी भी है, जिस पर सबकी नजर है। लेकिन इस खेल में एक दल और है जिसकी चर्चा सबसे कम हो रही है। वो है चिराग पासवान की पार्टी LJP रामविलास, जो एक बार फिर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार के सियासी हालात पर एक बड़ी बैठक दिल्ली में भी हुई। ये तस्वीर उसी बैठक की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान मिले। बैठक लंबी चली, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। मीटिंग की इस तस्वीर के साथ खबर भी बाहर आई। चिराग ने अमित शाह और JP नड्डा को बदले हुए सियासी हालात पर पार्टी के विचार और चिंता बता दी, खासतौर से नीतीश कुमार के NDA में शामिल होने पर। इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। लेकिन मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने ये नहीं बताया कि उनकी चिंता क्या है, विचार क्या है। इस सवाल पर वो गोलमोल जवाब देकर निकल गए। लेकिन कुछ ही देर में सूत्रों के हवाले से चिराग की चिंता भी सामने आ गई और शर्त भी, जिसके मुताबिक LJP रामविलास चाहती है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, उसके आधार पर ही बिहार में सरकार चले, न कि 7 निश्चय के आधार पर फैसले हों, क्योंकि 7 निश्चय जेडीयू और महागठबंधन का एजेंडा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी सरकार के एजेंडे में शामिल किया जाए। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि चिराग पासवान व्यक्ति नहीं
बल्कि नीतियों के आधार पर समझौता चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान की चिंता नीतियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी चिंता उनके कोटे की सीटें भी हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि चिराग चाहते हैं कि उनके कोटे की पूरी सीटें उन्हें जरूर मिले। बीजेपी जिसे एनडीए में लाना चाहे लाए, लेकिन एलजेपी रामविलास के कोटे की सीटों की संख्या में कमी ना हो। ऐसे में अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर चिराग की पार्टी जेडीयू कोटे की 17 और अपने कोटे की 6 यानी 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी 2020 विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी चिराग नीतीश का विरोध करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार के लिए लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि खबर यह भी है कि चिराग किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सीटों पर समझौता भी नहीं करेंगे। हालांकि इस पर चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का स्टैंड अभी तक साफ नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक चिराग की दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ एक और दौर की बातचीत होने की संभावना है। बीजेपी में दिल्ली आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही चिराग पटना जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि शपथ ग्रहण कल होने की संभावना है, लेकिन चिराग तभी जाएंगे जब उनकी पार्टी के लिए चीजें स्पष्ट हो। अब हम आपको बिहार में बीजेपी का वो प्लान बताने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। इंडिया अलायंस को तोड़ने का नीतीश प्लान। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में बिहार के मद्देनजर यह प्लान लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जानकार मानते हैं बीजेपी इसमें बहुत हद तक कामयाब हुई है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने से पहले आपको यह बताते हैं कि इंडिया अलायंस में 2 दिन से इसका असर कैसे देखने को मिल रहा है। इंडिया गुट में हलचल आज बहुत तेज रही। नीतीश कुमार हर सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी विधायकों संग बैठकें कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया अलायंस में शामिल दूसरे दलों के नेताओं से बात नहीं कर रहे, फोन पर नहीं आ रहे। उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कांग्रेस की माने तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे तक उन्हें फोन कर करके थक गए। All the various news that is going, unless the Congress president is able to speak to the Bihar chief minister, I cannot commit myself one way or the other. जयराम रमेश ने जो बताया वो सच है या खड़गे ने इससे पहले जो बताया था वो सच है? क्योंकि खड़गे की माने तो उन्हें इंडिया गठबंधन से जेडीयू के बाहर निकलने की कोई जानकारी ही नहीं है। मुझे जेडीयू के इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की कोई जानकारी नहीं है। उनके मन में क्या है ये स्पष्ट नहीं है। मैं कल देहरादून जा रहा हूँ, फिर दिल्ली जाऊंगा, पूरी जानकारी लूंगा और फिर आपको बताऊंगा। खड़गे को हालांकि इसके बाद भी उम्मीद है कि जो दल लोकतंत्र बचाने में रुचि रखते हैं वे मन नहीं बदलेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन कई बार पलटी मार चुके नीतीश कुमार पर क्या ये बात लागू होती है? नीतीश की पार्टी ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया, ये भी सुनिए। जेडीयू के मुताबिक इंडिया गठबंधन टूटने की जिम्मेदार ही कांग्रेस है। जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। मजे की बात यह है कि यही केसी त्यागी 2 दिन पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन को बिहार में दिक्कत नहीं है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में दिक्कत है। लेकिन उनके इस बयान के बाद ही एक दिन पहले यानी कल खबर आई थी कि लालू यादव ने खुद नीतीश कुमार को 5 बार फोन किया था, लेकिन उन्होंने लालू से बात नहीं की और इंडिया गठबंधन से संपर्क करने के नाम पर चुप्पी साध ली। आपको शायद मालूम नहीं होगा, इंडिया अलायंस नीतीश कुमार की कोशिशों से ही बन पाया है। वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के क्षेत्रीय दलों को विपक्ष की छतरी के नीचे लाने का काम किया। लेकिन आज वो खुद ही इस छतरी से बाहर निकल गए, वो भी बीजेपी के एक खास प्लान की वजह से। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर जुलाई 2023 की पटना की है। इंडिया अलायंस की यह पहली बैठक थी। नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी दलों को पहली बार औपचारिक तौर पर एक मंच पर लाने में कामयाब रहे थे और एक साथ चलने की सहमति हुई है। इससे पहले नीतीश कुमार ने ही यूपी,
दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों का तूफानी दौरा किया था और वहां जाकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करके उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए मनाया था। नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले कांग्रेस को इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए तैयार किया। नीतीश कुमार ने ही अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को गुट में जोड़ने के लिए मनाया। नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले यह फॉर्मूला दिया था कि देश भर की 400 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक के बदले एक प्रत्याशी को उतारा जाए। नीतीश कुमार ने सभी दलों के साथ मिलकर यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड की कुल मिलाकर 176 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराने की योजना बनाई थी। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नीतीश की हर चाल पर नजर रखे हुए थी। बीजेपी को मालूम था कि नीतीश ऐसा करके बीजेपी के 400 सीट जीतने के लक्ष्य को झटका दे सकते हैं और फिर यहीं से इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार वाला प्लान बनाया गया। सियासी पंडितों की माने तो इसी के बाद नीतीश कुमार को फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल करने की योजना पर धीरे धीरे काम शुरू हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं होगा जो सबको साथ सके, जो पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक नेताओं को एकजुट कर सके, और इस तरह इंडिया गुट बिखर जाएगा। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश ने प्लेटफॉर्म एक्स पर ही ऐलान कर दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। अखिलेश ने लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। इंडिया गठबंधन तो आप जानते ही हैं, लेकिन पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस तरह अखिलेश ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत बड़ा दांव चल दिया, लेकिन अखिलेश यादव के सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद विवाद हो गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश ने अपने मन से सीट शेयरिंग का ऐलान किया? क्या अखिलेश ने बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस का फायदा उठाने की कोशिश की? क्या अखिलेश को यूपी में भी इंडिया के राजनीतिक समीकरण बिगड़ने का डर था? क्या अखिलेश को पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन के टूटने का डर था? इन सवालों का जितने भी जवाब हैं वो इस रिपोर्ट में शायद आपको मिल जाएंगे। नए शनिवार बिहार में सियासी सरगर्मियां जोरों पर थीं। जेडीयू आरजेडी में फूट पड़ने और इंडिया गठबंधन के टूटने की खबरों का उबाल आ रहा था। इस बीच अखिलेश यादव ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तरफा ऐलान कर सबको चौंका दिया। अखिलेश यादव ने देश को बता दिया कि यूपी में उन्होंने कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं। यह अलग बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट ही जीती थी। सोनिया गांधी ही रायबरेली से सांसद चुनकर आई थी, जबकि राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे। राजनीतिक पंडितों की नजर में अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देकर उसका सम्मान किया है, लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस पर आपत्ति जता दी है। उनके मुताबिक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, अभी बात चल रही है। बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। जबकि यूपी में समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद कह रहे हैं सब कुछ बातचीत के बाद ही हुआ है। लगभग जो गठबंधन है वो फाइनल हो चुका है। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने जो सीट वो लड़ सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उसकी लिस्ट मांगी थी और उस लिस्ट के बाद चर्चा के बाद ये 11 जो सीट्स हैं इस पे लगभग सहमति बन गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयानों में विरोधाभास है, लेकिन ये समझना होगा कि क्या अखिलेश ने सीट शेयरिंग का ऐलान जल्दबाजी में कर दिया। इसके पीछे भी वजह है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मनमाफिक सीट न मिलने पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई थी। तब अखिलेश ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की 80 सीटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी ही करेगी। अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए भी घेर नहीं पाएगी कि उसने गठबंधन को तरजीह नहीं दी। साथ ही कांग्रेस नहीं चाहेगी कि पश्चिम बंगाल और बिहार में अपने बड़े पार्टनर खोने के बाद तीसरा बड़ा पार्टनर भी वो खो दे। सियासी हंगामा सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि आज दिल्ली में भी देखने को मिला। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि बीजेपी हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है, सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा कि शराब घोटाले की जांच के लिए सिर्फ मुझे गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा, बल्कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रही है। अरविंद केजरीवाल के हमले के बाद उनकी मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनके पास इस ऑफर की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सही वक्त पर इसे दुनिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर पलटवार किया। कहा वो 7 बार आरोप लगा चुके हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं बता पाए कि किसने उनसे संपर्क किया और बैठक कहाँ हुई। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, जेल जाने के डर से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और मध्य प्रदेश में बीजेपी ऐसा कर चुकी है और अब वो दिल्ली में ऐसा करना चाहती है। इस बार कहा यह गया विधायकों से संपर्क करके कि 21 लोग हमारे संपर्क में हैं, 25-25 करोड़ रुपए प्रति विधायक दिए जाएंगे। कोई फायदा नहीं है आम आदमी पार्टी में बने रहने का और बहुत जल्द ही हम अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पार्टी को खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल आज फिर से वैसा ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने अभी ये नया पैंतरा निकाला है क्योंकि उनको लगता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तब तक वो विधायकों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए अब वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जो भी बोलता है वो अपना सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलता है और अभी उनका दिमाग इसलिए खराब हो चुका है क्योंकि उनको मालूम है कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पहले भी इन्होंने कई बार कोशिश किया है, दिल्ली के अंदर कोशिश किया है, गोवा और बाकी जगहों पे सफल भी हुए हैं, तो इसके प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो सबको पता है और आने वाले समय में हम प्रमाण भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर एक पैसा भी किसी को रिश्वत लेते देते देख लिया ना, तो फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी से बड़ा शत्रु उसका कोई नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार का कारोबार, ये व्यभिचार, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र हो सकता है जिसको वो बार बार लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।